The big question is, who will do the challenging research to give Indian farmers a possibility of keeping the cost of the seed low? मेरा तो जी एक ही मंत्र है, लो इनपुट हाई आउटपुट. Low input both in terms of money and natural resources. Both, not one. Low water requirement. Now that's a big challenge. You want to create paddy which only needs wet feet and doesn't need flooding. You'll have to do research. You want to make insect resistant plants either through conventional breeding or through transgenics, doesn't matter, but you will have to work hard. Now what economic policy can solve this issue? Only research and development can do. Paddy which is resistant to stem borer, आप economics के फंडे लगाते रहिए. The only trouble is that R&D is like what I call as foundation. वो नजर ही नहीं आ रही. Economic policy, subsidies, they are right in front. That's the building. Political posturing, that's the building. But everything moves on R&D. Supposing there was no dwarf wheat and rice, how would a yield increase occur? Supposing you remove hybrid maize, आपका बिहार रेवोल्यूशन तो गया. तो हम बात क्या कर रहे हैं? उस दिन जाखड़ साहब ने एक मीटिंग बुलाई, एक भी टेक्नोलॉजिस्ट को उन्होंने बोलने के लिए नहीं कहा. सारे पॉलिटिकल लीडर्स, दैट इज गुड फॉर इमीडिएट हेल्प टू द फार्मर कि भाई जीवन बीमा, उनका फसल बीमा हो जाए. These are very important steps. I am not decrying them. Storage अच्छा बने, वो तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी. तो you need better storage. You need even better eating habits, which we are not ready to deal with. Some of the cultures in India, Kerala, they eat better. Bengal, they eat better. Most of the Brahmical ethos are very poor eating. ये नहीं खाओ, वो नहीं खाओ. No, everybody is welcome to follow their culture, that's not an issue. But we have to, urban people must spend more on food, farmers must produce more, input cost should be decreased so that farmers' profit becomes better, and supply chains should be proper, which is the biggest decision that needs to be taken here. सर आप तो इलेबोरेट कीजिए कि आपकी जीएम मस्टर्ड पे क्या पूरी हिस्ट्री रही है, कैसे आपने शुरू किया, कब से इस पे काम शुरू किया, और एक्सपेंसेस कितने हुए, व्हाई दे आर एंटरिंग इट, ऐसे कौन से कारण हैं, क्या इसमें खासियतें हैं? नहीं, मस्टर्ड में तो ऐसा था कि मैं उस वक्त टेरी में था, हमारा सारा ग्रुप टाटा एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट में था. जब हमें कुछ जर्म प्लाज्म मिला जिसे कहते हैं ईस्ट यूरोपियन मस्टर्ड टाइप्स, दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम इंडियन टाइप्स. तो मैं पोलैंड में एक मीटिंग में रेपसीड की कांग्रेस में गया, पोजनान में. तो वहाँ एक बड़े इम्पोर्टेंट ब्रीडर हैं चिमिंस्की. तो उन्होंने कहा कि आपको पता है कि मस्टर्ड is a summer crop in Ukraine. तब तक सोवियत यूनियन was one country, it had not fallen apart. तो कहते कि यूक्रेन और पार्ट्स ऑफ रशिया में ये मस्टर्ड टाइप्स ग्रो होती हैं एज ए समर क्रॉप. तो हमने कहा जी हमें थोड़ा सा सीड दे दीजिए 2-4 टाइप्स का. अब इतना तो हमने ब्रीडिंग में पढ़ा हुआ है कि हाइब्रिड बनाने के लिए जेनेटिकली डाइवर्जेंट पेरेंट्स हों तो हाइब्रिड ज़्यादा अच्छे बनते हैं, चाहे वो
कॉर्न में फ्लिंट इंटू डेंट क्रॉसेस ले लीजिए, चाहे वो चाइना में इंडिका इंटू जपोनिका क्रॉसेस ले लीजिए, मतलब डाइवर्जेंस चाहिए। अगर आप एक नैरो जीन पूल से ही हाइब्रिड बनाते हैं तो वो हाइब्रिड प्रोडक्टिव नहीं होगा। सो हम ले आए, हमारे साथ थे प्रोफेसर प्रधान, अभी भी यहाँ हम इकट्ठे ही काम कर रहे हैं। तो ये ब्रीडिंग की बैकग्राउंड से थे, मैं ज़्यादा ट्रांसजेनिक की बैकग्राउंड से था। तो इन्होंने क्रॉसेस बनाकर लगा दिए कि F1 देखे, तो देखा कि F1 में हेट्रोसिस है, यील्ड के लिए भी और वेजिटेटिव विगर के लिए भी। तो ये सारी कहानी उस इंफॉर्मेशन से स्टार्ट हुई कि देयर इज़ ए पोटेंशियल फॉर हाइब्रिड प्रोडक्शन बाय यूजिंग द ईस्ट यूरोपियन इनटू इंडियन जीन पूल क्रॉसेस। अच्छा, फिर ये आया कि फ्लावर में दोनों मेल और फीमेल पार्ट्स दोनों हैं, तो और ज़्यादातर ये सेल्फ करता है, चाहे इसमें बी एक्टिविटी है, क्रॉस पॉलिनेशन भी 5-10% होती है, लेकिन प्रेडोमिनेंटली इट इज सेल्फ पॉलिनेटेड। तो हाइब्रिड सीड बनेगा कैसे? बन ही नहीं सकता। तो जब तक आप एक लाइन को मेल स्टेराइल नहीं बनाएंगे, जब आपने एक पेरेंट को, मान लीजिए इंडियन पेरेंट को मेल स्टेराइल बना दिया, तो अब उस पे जितना भी सीड बनेगा उसका पॉलन दूसरी लाइन से आएगा। तो जो भी सीड ये मेल स्टेराइल लाइन से आप हार्वेस्ट करेंगे वो हाइब्रिड सीड होगा। सो हमने 2-3 चीज़ें चेक की। मेल स्टेरिलिटी सिस्टम ICR के पास भी थे, उनको मेरा एक्सपीरियंस था सोमैटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन में कि सेक्सुअली हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती तो सोमैटिक सेल्स को लेके फ्यूज़ कर दो। मेरा एक्सपर्टीज़ इस एरिया में काफ़ी था, इंग्लैंड वगैरह में मैंने इस चीज़ पर रिसर्च की थी एक काफ़ी नामी प्रोफेसर के साथ। तो हम उसमें क्या होता है कि जब आप सेल फ्यूज़ करते हैं तो जो ऑर्गेनेल्स हैं, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया तो रिकम्बाइन कर जाते हैं, नया माइटोकॉन्ड्रिया बन जाता है। तो हमने एक टोर्नीफोर्टाई सिस्टम को लिया IRI से, उसको सुधारने की कोशिश की। उसमें मेल स्टेराइल लाइन जो थी उनमें क्लोरोफिल डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं थी, तो हमने कहा इसका क्लोरोप्लास्ट रिप्लेस करें सोमैटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन से। ऑक्सीराइना का भी ऐसे ही था। ओगूरा को देखा तो तीनों में ही कुछ ना कुछ कमियां हमें मिली, उनसे हाइब्रिड सीड अच्छा नहीं बन सकता था। हमने कोई 10 साल इस पे रिसर्च की कि एक हमें नॉन GM सिस्टम मिल जाए। ये नहीं था कि हमारे दिमाग में ये था कि GM ही हो, आम खाने से मतलब है, पेड़ गिनने से नहीं। लेकिन हमने देखा कि कोई भी CMS सिस्टम कामयाब नहीं है। अब हमारा एक सिस्टम है जो हमने DMH1 और DMH4 बनाए हैं जो CMS पे बेस्ड है। ये नहीं कि हम सक्सेस हमें नहीं मिली, लेकिन मैं इसको पार्शियल सक्सेस कहूँगा क्योंकि वो एक ही लाइन में स्टेबल है। एक ही इंडियन लाइन में 126(1) CMS इज स्टेबल, और वहाँ भी अगर फ्रॉस्ट आ जाए, ठंड ज़्यादा पड़ जाए तो प्लांट फर्टाइल होना शुरू हो जाता है। तो अगर आपने 500,000 हेक्टेयर तक जाना है तो CMS सिस्टम हमारे पास है और वो फार्मर के फील्ड में भी जा रहा है। लेकिन अगर आपने 6 में से 3 मिलियन या 4 मिलियन आप एक्सप्लोसिव
डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, इसको मल्टीप्लाई फास्ट करना चाहते हैं, तो ये जीएम सिस्टम जो है, जो बार्नेस बार स्टार पे बेस्ड है, ये बेस्ट सिस्टम है। गुणवत्ता इस पे बेस्ड नहीं है, इस पे सिर्फ यही बेस्ड है कि आपको 95% से ज़्यादा सीड प्योरिटी मिलेगी और कोई भी कॉम्बिनेशन में ये डाल सकते हैं, ये इसके फायदे हैं। हेट्रोसिस कितना मिल रहा है वो पेरेंट की चॉइस पे डिपेंडेंट होगा, उसका इस सिस्टम से कुछ लेना देना, ना सीएमएस से लेना देना, ना बार्नेस बार स्टार से लेना देना। अब ये समझाते समझाते दम निकल गया। जो मोटिवेटेड लोग हैं वो बार बार आते हैं, आपने एक हाइब्रिड रिलीज कर दिया, आप ये ट्रांसजेनिक क्यों लाना चाहते हैं? पहले तो ट्रांसजेनिक में कुछ प्रॉब्लम हो तो हम उसको ना रिलीज करें। तो हम तो कह रहे हैं कि इसकी बायोसेफ्टी को अच्छी तरह से देख लीजिए, परख लीजिए। अच्छा, दूसरी तरफ ये है कि 1996 में बार्नेस बार स्टार ये हमारा सिस्टम नहीं है, ये है प्लांट जेनेटिक सिस्टम्स ने बनाया था बेल्जियम में, उनको बायर ने खरीद लिया और बायर ने रेपसीड की ब्रीडिंग की है कनाडा में बार्नेस बार स्टार सिस्टम यूज करके। इंडिया में भी वो लाए थे, इन्होंने रिलीज नहीं किया उस वक्त। ये नहीं कि ये पहले लाया नहीं गया था, लेकिन ये एनजीओ एक्टिविटी, आइडियोलॉग्स की एक्टिविटी, इससे सरकारें बड़ा घबराती हैं। कुछ डर सा बिठा दिया कि ये क्या हुआ है, जबकि फैक्ट ये है कि हर एक प्लांट जेनेटिकली मॉडिफाइड है। खरबूजा, तरबूज, टमाटर, मॉडिफिकेशन का तो इम्प्रूवमेंट ही नहीं। आज जो आप टमाटर खा रहे हैं, क्या ये वो टमाटर था जो आप 30 साल पहले खाते थे? आज प्रोडक्टिविटी 10 गुनी हो गई, 10 से भी ज्यादा हो गई। तो कैसे अब आप सबको टमाटर कैसे खिला सकें? कोई कहे कि मैं तो वो पुराने वाले टमाटर खाना चाहता हूं, मतलब कितनी बेहुदा बात है। कोई नया टमाटर में कोई दोष है, कोई खराबी है? और अगर उसमें कुछ गुणवत्ता लूज आउट हो गई क्योंकि आपने प्रोडक्शन पे ध्यान दिया, जैसे मैं गेहूं का उदाहरण दे रहा था कि हमने प्रोटीन कंटेंट कई लैंड रेसेस का कम, वो जो था ज्यादा था। अभी भी जो एमपी व्हीट है उसमें ज्यादा गुणवत्ता है, रोटी नरम रहती है, फूलती है। तो वो ट्रेट हम सारी गेहूं में क्यों नहीं ला सकते? और उसके लिए ट्रांसजेनिक भी नहीं चाहिए, उसके लिए मार्कर असिस्टेड ब्रीडिंग, आप मार्क करिए कि प्रोटीन की जीन्स अच्छी कहाँ पर हैं, उनको ट्रांसफर करिए। 8-10 साल लगेंगे, लेकिन शुरू तो करिए। एक और बहुत बीमारी है, हम घबराते रहते हैं 10 साल। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मुझे टेरी में ये पता होता कि हमारी हालत इतनी बुरी होनी है इतना काम करके, तो मैं शायद बंद कर देता। और आगे के जो बच्चे आ रहे हैं वो नहीं करना चाहते, वो कहते सर आपने ट्रांसजेनिक में सारा अपना लाइफ टाइम बिता दिया, 2002 में ये हाइब्रिड रेडी था, 14 साल आपके वेस्ट हो गए, तो हमें क्यों इसमें आप कह रहे हैं कि हम ट्रांसजेनिक्स बनाएं? तो ये तो बड़े कामयाब हो रहे हैं। NGOs आर वेरी सक्सेसफुल राइट नाउ, ideologues आर वेरी सक्सेसफुल, ओनली द फार्मर एंड द कंट्री इज द लूजर। कंपनी कोई इन्वेस्ट नहीं करेगी, लेकिन हमने तो सरकारी पैसे से 70-80 करोड़ रुपया, सारा पब्लिक मनी है। अगर आप उसमें यूनिवर्सिटी का पैसा, बच्चों के स्कॉलरशिप का पैसा ले जाओ तो 100 करोड़ से ऊपर है। और देखिए 80% हमारा काम है मार्कर असिस्टेड ब्रीडिंग पर, सिर्फ 20% काम है ट्रांसजेनिक पर। और ट्रांसजेनिक वहीं जहां दूसरा रास्ता नहीं है। अब आप अपने देश को इस टेक्नोलॉजी से वंचित क्यों रखना चाहते हैं? ये किसका आइडिया है? कौन हमें ये सिखा रहा है?
कौन हमारा दिमाग खराब कर रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। उनका क्या मोटिव है। ये आजकल एंटी इंडिया बड़ा चल रहा है, देशभक्ति बड़ी चल रही है। मेरे हिसाब से देशभक्ति अपना काम अच्छी तरह से करो और कंट्री के सामने जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करो, बाकी सब बकवास है। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबॉडी। अब आप साइंस में आगे ही नहीं बढ़ना चाहते, ये आप नोट करिए कि कभी ये नहीं कहेंगे रिसर्च बंद कर दो, क्योंकि वो तो आपको एक तरह का डेमागॉग बना देगा। आज के ज़माने में ये जो इंसान ये कहेगा कि साइंस रिसर्च बंद कर दो, वो तो उस पर तो बहुत अटैक होगा। तो वो नहीं कहना, अड़चने, फॉल्स प्रोपेगेंडा, ये तो हम कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं। अच्छा, बार्नेस बारस्टार 1996 से कनाडा में रेपसीड में 100% रेपसीड कनाडा की ट्रांसजेनिक है। 50% ग्लाइफोसेट, 50% बार्नेस बारस्टार, बास्ता के साथ। हर्बिसाइड एक रखना पड़ता है, लेकिन हर्बिसाइड की ज़रूरत है हाइब्रिड सीड बनाने के लिए। हर्बिसाइड फार्मर को रिकमेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं। हर्बिसाइड सिर्फ चाहिए मेल स्टेराइल लाइंस की प्योरिटी लाने के लिए, क्योंकि मेल स्टेराइल लाइन को जब हम नॉर्मल लाइन से क्रॉस करते हैं तो 50% बच्चे जो हैं वो मेल स्टेराइल हैं, 50% फर्टाइल हैं, उनको निकालना है। हमें इंडियन लाइन को ईस्ट यूरोपियन लाइन से क्रॉस करना है, और ऐसा काम हिंदुस्तान में शायद वीट और राइस पे, क्योंकि बहुत लोग काम करते हैं, शायद हो रहा हो, लेकिन किसी और क्रॉप पर इतनी इंटेंसिव रिसर्च नहीं की गई है जितनी सरसों पे हमारे ग्रुप ने की है। सर, ये ICAR के ट्रायल्स में तो काफ़ी रिजल्ट्स अच्छे जो फार्मर्स ने अभी बताया कि भाई ICAR के ट्रायल्स हुए, पंजाब में भी हुए, हरियाणा में भी किए इन्होंने। मैं आपको डेटा दे दूंगा। हाँ जी, डेटा दे दूंगा। चाइना ने जब रेपसीड के हाइब्रिड, चाइना ट्रांसजेनिक नहीं यूज़ कर रहा, चाइना का अपना मेल स्टेरिलिटी सिस्टम है, लेकिन सबसे ज़्यादा तरक्की रेपसीड प्रोडक्शन में कनाडा ने की है। आप FAO का डेटा देख लीजिए, क्योंकि वो सिस्टम बड़ा मजबूत है। अब वो 5%, बल्कि हेटेरोसिस 5% से ज़्यादा नहीं मिल रहा होगा उनको जब स्टार्ट किया था उन्होंने। हमें 25 से 30% मिल रहा है, हम फिर भी दुखी हैं। तो ये तो शुरुआत है ना। तो काफ़ी टाइम से कनोला का ग्रुप चला हुआ सर। कनोला को तो अब 15-20 साल हो गए उनकी रिसर्च, और उसके बाद में फिर उनका ट्रांसजेनिक शुरू, और अब उनकी 15-20% हायर है प्योर लाइन से। हमारी पहले शॉर्ट में ही इतनी, और इसमें कोई हमारा नहीं, इसमें ये है कि डाइवर्जेंट लाइंस मिल गई, तो अब वो उसको डाइवर्सिफाई कर रहे हैं जीन्स इधर उधर से लाकर। हमें तो मिल गया नेचर्स गिफ्ट, एंड वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन यूजिंग इट। तो इसके पीछे तो सर ये कुछ मोटिव डिफरेंट ही होंगे, क्योंकि GM ऑयल्स, मस्टर्ड ऑयल तो बिक रहा है, कनोला ऑयल इंडिया में बिक रहा है। जापान, जो कोई ट्रांसजेनिक क्रॉप नहीं ग्रो करता, इज द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ कैनेडियन कनोला ऑयल एंड मील। मिलियंस ऑफ tons of beef, chicken, eggs have been produced fed on canola meal। तो ये तो मतलब बड़ी अजीब सी एक स्टोरी है कि तकलीफ क्या है, इतना फंडामेंटलिज्म कहाँ से आ गया। अच्छा, लेफ्ट के हमारे फ्रेंड्स, आपने तो बातचीत भी उनसे की होगी, वो तो मल्टीनेशनल से घबराते हैं। एक पॉइंट ये भी है कि क्या मल्टीनेशनल्स ही सब कुछ यहाँ हजम करते हैं। तो जब आप पब्लिक सिस्टम कुछ प्रोड्यूस ही नहीं करेगा तो आप कहाँ से लाएंगे। आज के दिन में सबसे अच्छे कॉर्न के हाइब्रिड पायनियर के हैं या डीकैल्ब के हैं। तो आपने रिसर्च करनी ही नहीं, आपसे प्रोडक्शन होती ही नहीं हाइब्रिड सीड की, तो फिर तो यहाँ तो आप मल्टीनेशनल्स के साथ जाइए या अपनी इंडस्ट्री को आगे करिए और पब्लिक प्राइवेट का इंटरफेस बनाइए। वो कोई तीसरी ऑप्शन नहीं है। तीसरी ऑप्शन जो है वो ये कि कुछ ना करो, जिसमें हम बड़े माहिर हैं,
बैठे रहो। सो ये जो ट्रांसजेनिक सिस्टम है, इसमें दो बातें अच्छी हैं, ये किसी भी पेरेंट में यूज़ हो सकता है और हाइब्रिड सीड प्योरिटी 95% से ऊपर है। सो इसमें मेजर जो आपकी टीम ने जो काम किया सर, उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ इम्प्रूव हुई? अभी तो हम इसी हाइब्रिड में डिजीज़ रेजिस्टेंस की जीन्स डाल रहे हैं और क्वालिटी की जीन्स डाल रहे हैं। 60% हमारा काम क्वालिटी पर है और ऐसी क्वालिटी की लाइन बन गई है विच इज़ बेटर देन ऑलिव ऑयल। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन में उस पर सारी टेस्टिंग भी हुई है। अब उसको कैसे लाएं जब तक पहला स्टेप ही नहीं पूरा हो रहा? तो जैसे ब्लॉक है, सब कुछ ही ब्लॉक है पीछे, एक जो रोड़ा अटका दिया। क्योंकि फार्मर को देखिए, जैसे जैसे हम लो रूसिक मस्टर्ड बनाते हैं तो 3-4% ऑयल कंटेंट कम हो जाता है। अब फार्मर तो ऑलरेडी कह रहा है मेरी प्रोडक्टिविटी लो है, आप उसको कैसे वो सीड दे देंगे जो 3-4 until and unless he is given premium money for that। प्रीमियम भी मिल जाए फिर भी आपकी प्रोडक्शन तो कम हो गई ना जी टोटल, तो प्रोडक्शन तो हम कम कर ही नहीं सकते। So what do you think, what is the reason for this resistance from your end? What is your feeling? सी देखिए क्या हुआ है कि world is divided into two camps on transgenic crops. One is the American continent and Australia, basically food exporters. North America, South America, Australia, food exporters. और दूसरी तरफ है फूड इम्पोर्टर्स, यूरोपियंस, जापानीज। हमारे और चाइना की सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है। वी आर वेरी हाईली पॉपुलेटेड कंट्रीज। हम कुछ इंपोर्ट भी करते हैं, कुछ एक्सपोर्ट भी करते हैं, वो कंट्रीज भी करती हैं, लेकिन फूड में बेसिकली दे आर इम्पोर्टर्स। आप कोरिया में भी जाएंगे, साउथ कोरिया, रेल पे चलिए, साइड में आपको ग्रीन हाउसेस नजर आएंगे। सर्दियों के मौसम में ग्रीन हाउस इज ए वंडरफुल थिंग। उसमें चाहे ककड़ी ग्रो करो, सैलड पत्ता ग्रो करो, क्लोज्ड एनवायरनमेंट है, इंसेक्ट अटैक्स आर लिमिटेड। वैसे भी वो टेम्परेट कंट्री है, इतने इंसेक्ट्स नहीं होते जितने हमारे। वी आर ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल। हमारा कंपैरिजन एग्रीकल्चर में ना तो यूएस से ही बन पाता है, ना यूरोप से बन पाता है। हमारा कंपैरिजन सिर्फ चाइना से बन पाता है या ईस्ट एशिया से बन पाता है, क्योंकि वहाँ भी स्मॉल होल्डिंग्स हैं, या अफ्रीका से हो पाता है। अफ्रीका यू नो इज़ इवन नॉट एज वेल ऑर्गेनाइज्ड एज वी आर। तो उसमें यूरोपियंस को शायद लगता है कि इसमें हमारे लिए कुछ नहीं है, बट दे आर इम्पोर्टर्स। दे आर द बिगेस्ट इम्पोर्टर्स ऑफ सोयाबीन, कॉर्न। अगर ये पॉइजन है तो उनके जानवर कैसे खा रहे हैं? द वर्ल्ड इज रियली डिवाइडेड इनटू टू जोन्स, एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स। इम्पोर्टर्स are producing high value crops themselves. Low value bulk crops they are importing. Soy meal, corn meal, oil, rapeseed oil ही उनके पास काफ़ी है, यूरोप के पास ऑलिव ऑयल है, तो उसमें उनको कुछ करना नहीं है। और साथ में उनको बीमारियों का और इंसेक्ट्स अटैक का इतना प्रकोप नहीं है उन पे, बिकॉज दे आर टेम्परेट कंट्रीज। They have more threat of fungal diseases, less of insect। और फंगल डिजीजेस में वो खूब फंजीसाइड यूज करते हैं, दबाकर हर्बिसाइड यूज करते हैं। जितना भी ग्रो करते हैं हमसे कहीं ज्यादा हर्बिसाइड यूज कर रहे हैं वो। FAO का डेटा देख लीजिए, कोई केमिकल फ्री कल्टीवेशन नहीं है उनकी।
even though their public system is spending maybe 4 to 5 times, ये जरा पता करिए आप लोग, मुझे भी बताइए ये थोड़ा सा, कि चाइना की एग्रीकल्चरल रिसर्च में इन्वेस्टमेंट कितनी है और इंडिया की कितनी है, और उसका कंपैरिजन करना हो तो सैलरी वहाँ की भी निकाल दीजिए, सैलरी यहाँ की भी निकाल दीजिए, क्योंकि यहाँ 100 इंस्टीट्यूट हो चुका है ICAR का। भाई आप HAU में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को इम्प्रूव कर दो। वीट पे IRI में इतना बढ़िया काम होता था। चौधरी देवीलाल उसको एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, शायद उठा के करनाल ले गए। बताइए क्या लेना देना है इसका? आपको देश सेवा करनी है या अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की सेवा करनी है? और उससे कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी की सेवा नहीं होती, क्योंकि साइंटिफिक लोग तो कहीं से भी आएंगे। उससे अच्छा एक इंडस्ट्री लगाएं वहाँ फूड प्रोसेसिंग की, उससे ज़्यादा लोकल जॉब मिलेगी। सर GM क्रॉप जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए सही है, क्योंकि इन पर आरोप तक ये जहरीली होती है। देखिए, वही अमाइनो एसिड जितना भी उनका नंबर है 22, 23, 24 मैं भूल रहा हूँ, मैं आपको बता देता हूँ एग्जैक्ट नंबर। हर प्रोटीन आपकी, मेरी, एक पौधे की, एक बैक्टीरिया की, हर प्रोटीन उसी अमाइनो एसिड से बनी है। इसका मतलब ये नहीं है कि एलर्जेनिक नहीं हो सकती प्रोटीन, इसका मतलब ये नहीं है कि टॉक्सिक नहीं हो सकती है। लेकिन आप चेक करिए ना, आज के दिन में इतने बढ़िया टेक्निक्स बन गए हैं, और प्रोटीन से ज़्यादा मेटाबोलाइट्स टॉक्सिक होते हैं, क्योंकि दे आर स्मॉल मॉलिक्यूल्स, दे आर अब्सॉर्ब्ड इन द गट एंड गो डायरेक्टली टू द ब्लड। Proteins are broken down to component amino acids, and amino acids are absorbed in the gut. प्रोटीन अब्जॉर्ब नहीं होती, प्रोटीन्स डायरेक्टली ब्लड में नहीं जाती। ये सारी प्रोटीन्स जो हमने यूज़ किए तीनों, ये चेक किए। हम तो ये भी नहीं कह रहे कि अच्छा मस्टर्ड में 40,000 प्रोटीन्स हैं, 40,000, क्या सारी चेक की गई हैं? पहले तो स्मॉल क्वांटिटी में एलर्जेनिसिटी और टॉक्सिसिटी हो भी तो बहुत लो होगी, ना के बराबर। लेकिन आज के दिन में तो हमने 10,000 गुना डोज देकर प्रोटीन का चूहे को दे दिया, 10,000 गुना, 10,000 टाइम्स मोर, कुछ नहीं हुआ। और हमने नहीं ये टेस्ट किए, ये कनाडा ने किए, ये US ने किए, ऑस्ट्रेलिया ने किए, जापान ने किए, यूरोप ने किए। वो उगा नहीं रहे, खा रहे हैं। खाने के लिए तो किए ना। गवर्नमेंट पे क्यों नहीं ला रही है? गवर्नमेंट अभी जैसे हम सूरत गए थे, तो वहाँ पे कहीं भी ट्रायल में GM नहीं दिया गया, कोई भी कहीं भी किसी भी ICAR में कहीं भी ट्रायल नहीं दिया गया। इसको कहते हैं गंग हो, जो कल की इम्प्लीकेशन नहीं देखनी, आज मेरी इम्पोर्टेंस बढ़ रही है, सही है। ये कौन देगा इनको BT कॉटन? हमने दिए, हमने नागपुर को भी और पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को एक इवेंट दिया है, जो मोनसेंटो की कॉटन से 2 से 3 गुना हायर एक्सप्रेशन है। लेकिन ये सोचिए कि ICAR भी खुश नहीं है, एक्नॉलेज करने को राजी नहीं है, मोनसेंटो भी खुश नहीं है, NGO भी खुश नहीं है, आइडियोलॉग्स भी खुश नहीं है, सब दुखी हैं हमारे उस इवेंट से, कोई खुश नहीं है। एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, फॉरेन कंट्रीज़ में किसी को एग्रीकल्चर से कुछ लेना देना ही नहीं है। 4% लोग हैं यूरोप में और अमेरिका में जो कृषि करते हैं, कुछ लेना देना नहीं है। इट हैज़ बिकम टोटली इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड कॉर्पोरेटाइज्ड। यहाँ 47% पॉपुलेशन बैठी है। ये 47% लोगों को पता नहीं है बेचारों को कि टेक्नोलॉजी उनके लिए क्या कर सकती है। उनको लगता है फार्मर्स को कि सब अपने लाभ के लिए ही कर रहे होंगे। देखो जी, वो जो भी लेने जाता है उसको उसका पैसा देना जाता है ना। फर्टिलाइज़र भी पैसे दे के खरीदता है, वो सब्सिडाइज्ड है पर पैसे तो खरीदता है ना, फ्री में तो कुछ नहीं है। तो फार्मर के लिए ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल है। एक और भी बात है
कि फार्मिंग कम्युनिटीज़ बड़ी स्ट्रेटिफाइड है, बड़े फार्मर, मिडिल लेवल फार्मर, छोटे फार्मर। तो टेक्नोलॉजी स्केल न्यूट्रल। अगर सबको 10,000 रुपया एकड़ ज़्यादा मिलता है तो 1 एकड़ वाले को सिर्फ 10,000 मिलेगा, 10 एकड़ वाला 1 लाख कमाएगा। तो ये कुछ इश्यूज हैं। बाकी जहाँ तक लेफ्ट का सवाल है, वो तो दे हेट एवरी टेक्नोलॉजी, चाहे हवाई जहाज़ों में घूमें, सेल फोन बढ़िया से बढ़िया यूज़ करें। जहाँ तक राइट का सवाल है, वो कहते हैं सब कुछ अच्छा हो चुका है, अब अच्छा कुछ होने को बचा नहीं है। तो इन दोनों लोगों से कौन तर्क करे? मॉडल दो ही हैं, या तो आप कॉरपोरेट सेक्टर को टेक्नोलॉजी लाने दीजिए, या आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में काम करिए, इसलिए कि कॉस्ट टेक्नोलॉजी की कम रहे। क्योंकि इंडियन फार्मर बहुत छोटा फार्मर है, उसको लो इनपुट चाहिए टेक्नोलॉजी और रोबस्ट टेक्नोलॉजी। आप जाएंगे ICR में, वो कहेंगे जी हर एक चीज़ का समाधान है हमारे पास, एक्सटेंशन ठीक नहीं है, सब झूठ है। इससे बड़ा डिल्यूजन कोई नहीं हो सकता। सोल्यूशन वही अच्छा होता है जो रोबस्ट हो। आप मुझे बताइए, जब ड्वार्फ व्हीट आई थी कितना टाइम लगा था फैलने में? उस टाइम पे ना टीवी था, ना उस टाइम पे रेडियो ही था सिर्फ। फार्मर सुनता है, फार्मर का हम बुद्धू बना रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि उनके लिए क्या क्या हो सकता है। टेक्नोलॉजी, फार्मर को भी टेक्नोलॉजी चाहिए भैया। और आपके मैगजीन में अब देखिए 1900 के बाद 1.6 बिलियन पॉपुलेशन थी सारे ग्लोब की। हमारी 1.6 बिलियन पे इंडिया की प्लेटो आउट करनी है इन अबाउट 2035। तो जितनी सारी दुनिया की पॉपुलेशन थी 1900 में, वो 130 साल में सिर्फ इंडिया की उतनी पॉपुलेशन है। आप कर लो जो करना है। अभी आप सारे इंडिया को, इंडिपेंडेंट इंडिया से पहले वाला इंडिया मिला लें तो अभी वहाँ बैठे होंगे। तो कैसे खिलाया सबको? थ्रू प्लांट ब्रीडिंग, मैकेनाइजेशन। आज के दिन में ट्रैक्टर उठा दीजिए, 20% लैंड आपको बैलों को चारा खिलाने के लिए देनी पड़ेगी। और बैल कहते हैं उनको, अब ख़त्म ही नहीं कर सकते। पॉलिसीज ठीक नहीं है, फार्मर का नुकसान हो रहा है, देश का नुकसान हो रहा है। 85,000 crore worth of edible oils you are importing. That 85,000 crore should be earned by our farmers. Simple baat, simple equation. Not only through mustard, through better groundnut, through better mustard, through better even palm cultivation in some of the areas. आप अपना भरपूर्ति करिए। 47% पॉपुलेशन आपकी एग्रीकल्चर पर बैठी है, प्रोडक्टिविटी इतनी लो, खून पसीना वो उतना ही बहा रहे हैं। आपको भी अच्छा लगता है ना जी, अगर आप इफ़ यू बिकम मोर प्रोडक्टिव। अब जहाँ तक प्राइसिंग वगैरह का सवाल है, गवर्नमेंट देखे, अर्बन पॉपुलेशन को भी सेंसिटाइज करे कि भैया 5 रुपए किलो आलू नहीं मिल सकता, ये 15-20 पर ही मिलेगा। और फार्मर को मिले, जो बढ़ोतरी हो रही वो फार्मर को मिले बजाय मिडल मैन। दैट इज वेयर गवर्नमेंट शुड बी एक्टिव।